नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं तरुण स्वर्णकार आपके लिए चरक उत्तरार्ध के लेक्चर्स की सीरीज़ लेकर आया हूं, जिसमें हम आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे 12वें अध्याय को। तो 12वें अध्याय में हमारा आखिरी टॉपिक बचा था तंत्र युक्तियाँ, जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो मंगलाचरण करते हैं, भगवान गणेश को याद करते हुए बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश हमारे सभी विघ्नों को दूर करें, सबका पढ़ाई में यूँ ही मन लगता रहे। इसी सोच के साथ चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी सिद्धि स्थान 12 के जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि अष्टमादोषकर भाव हो गए या अपना बस्ती हो गई, ठीक है, 216 बस्तियाँ हो गई। फिर उसके बाद चरक संहिता का जो प्रतिसंस्कर्ता, संस्कर्ता या तंत्रकर्ता या फिर उपदेष्टा जो है उनके बारे में हमने बात कर ली थी। फिर बात कर ली थी टोटल 120 अध्याय, 8 स्थान है, ठीक है। तो जो फिर बाद में इसमें जो वर्णन आता है, एक चीज़ और आती है जिसके बारे में हमने कल बात नहीं की थी, कि जो चिकित्सा स्थान है उसके 17 अध्याय दृढ़बल ने क्या क्या पूर्ण किया उसके बारे में। टोटल दृढ़बल को जब चरक संहिता मिली थी तो उसमें टोटल 41 चैप्टर्स मिसिंग थे। उसके अलावा एक उत्तर तंत्र भी जो है वो मिसिंग था। वो उत्तर तंत्र का पता नहीं क्या हुआ, वो आज की डेट में कहाँ है। लेकिन दृढ़बल ने जो है 41 चैप्टर्स, 41 अध्यायों का पूर्ण किया। अब ये 41 अध्याय कौन कौन से थे कि चिकित्सा स्थान के तो इसमें 17 अध्याय उन्होंने पूरे किए, और कल्प स्थान के जो हैं उन 12 अध्याय, इसके अलावा सिद्धि स्थान के भी 12 अध्याय जो हैं उन्होंने कंप्लीट किए। इस प्रकार टोटल 79 चैप्टर तो उनके पास पहले से अवेलेबल थे ही, और साथ में जो है उन्होंने 41 चैप्टर और कंप्लीट किए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन से जो 13 चैप्टर हैं जो पहले से उनके पास अवेलेबल थे और उसके बाद के 17 चैप्टर उन्होंने कंप्लीट किए। तो इसमें यह है कि रसायन, ठीक है, वाजीकरण, ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, राजयक्ष्मा। तो शुरुआती जो 8 चैप्टर हैं ये चरक द्वारा पूरित थे, ठीक है, मतलब मिल गए थे चरक के लिखे हुए। फिर इसके अलावा अर्श, ठीक है, मतलब अध्याय 14। फिर उसके बाद अतिसार अध्याय 19, विसर्प अध्याय 21, द्विव्रणीय अध्याय 25 और मदात्य अध्याय 24। इन 13 अध्यायों को छोड़कर बाकी बचे जो 17 अध्याय हैं वो दृढ़बल ने कंप्लीट किए थे। समझ में आ गई आपको बात? कौन कौन से 13 अध्याय जो हैं वो दृढ़बल ने नहीं लिखे, बाकी चरक ने लिखे थे। बाकी 17 अध्याय जो हैं वो दृढ़बल ने कंप्लीट किए थे। इस प्रकार दृढ़बल ने टोटल 41 अध्याय कंप्लीट किए थे। अब आते हैं तंत्र युक्तियों के बारे में, ठीक है। तंत्र युक्ति जो है आप पदार्थ विज्ञान अष्टांग हृदय में भी सुने हुए होते हैं। तो अर्थापत्ति हो गया, ये सब जिनकी डिटेल वहाँ पे है, आपको सिलेबस में पूछी जाती है। तो तंत्र युक्ति क्या है? तंत्र युक्तिज हेल्प इन एक्सपेंडिंग दोज डिटेल विच हैव बीन डिस्क्राइब्ड ब्रीफली, ठीक है, एंड दस हेल्प्स थ्रू लाइट ऑन डीपर और ब्रॉडर मीनिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। यानी तंत्र युक्ति विवरणों को विस्तार करने में मदद करती है जिनका संक्षेप में वर्णन किया गया है, जिसे बोलते हैं अपन प्रबोधन। और दूसरा काम क्या है? इस संदर्भ में गहरे या व्यापक अर्थ पर प्रकाश डालने में मदद करती है प्रकाशन। ये दो मुख्य कार्य है तंत्र युक्तियों के, प्रबोधन और प्रकाशन, कि संक्षेप में की हुई बात का विस्तार में वर्णन करना, और जो संदर्भ के गहरे और व्यापक अर्थ हैं, डीप मीनिंग्स हैं, उनको जो है उन पर प्रकाश डालना। अब चरक ने 36 तंत्र युक्तियाँ और सुश्रुत ने 32 तंत्र युक्तियाँ मानी। अब पहले इन तंत्र युक्तियों का शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। तो अधिकरण, स्कोप ऑफ टॉपिक यानी विषय का दायरा। योग, ये है रेशनल थिंकिंग यानी तर्क संगत सोच। हेत्वार्थ, हेत्वार्थ क्या है? एक्सटेंशन ऑफ आर्गुमेंट, मतलब तर्क का विस्तार। फिर आता है पदार्थ, पदार्थ क्या है? सूत्र और पद में कहा जाने वाला अर्थ, ठीक है। प्रदेश, प्रदेश क्या है? एक्सटेंशन ऑफ पास्ट टू प्रेजेंट, मतलब भूतकाल से वर्तमान काल तक का विस्तार। उद्देश्य, कंसाइज स्टेटमेंट यानी संक्षिप्त बयान जो है वो उद्देश्य है, कि इस तंत्र का उद्देश्य क्या है। तो शॉर्ट में अपन ने संक्षिप्त में बोल दिया, स्वास्थ्य के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर के विकार का प्रशमन करना। लेकिन इसको अपन समझने के लिए पूरे 120 चैप्टर पढ़ने पड़े कि कैसे स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा की है और कैसे आतुर के विकार का जो है शमन करते हैं।
लेकिन शॉर्ट में एक लाइन में बोल दिया ना इसने, उद्देश्य कि भाई स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना है, जो ये सब है, ठीक है। उद्देश्य या प्रयोजन अपन आगे बोलेंगे इसको। निर्देश, निर्देश क्या है? डिटेल्ड स्टेटमेंट कि विस्तृत बयान जो है, ठीक है। फिर है वाक्य शेष, फिलिंग द एलिप्सिस, यानी कोई एक पद है जो नहीं कहे हुए भी वाक्य समाप्त किया जाता है, ठीक है। मतलब अपन ने कोई वर्ड लाइन बोली, उसमें जो है अपन समझ गए कि हाँ इसका मतलब ये भी है, ठीक है। इसके डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। फिर आता है प्रयोजन, पर्पस, उद्देश्य, उपदेश, इंस्ट्रक्शन देना, किसी को गाइड करना। अपदेश यानी एड्यूसिंग ए रीज़न, मतलब कारण जोड़ना, ठीक है। फिर है अतिदेश, अतिदेश क्या है? एक्सटेंशन ऑफ प्रेजेंट टू फ्यूचर। वो तो पहले तो था भूतकाल से वर्तमान तक का विस्तार, अब वर्तमान से भविष्य तक का विस्तार आ गया इसमें। अर्थापत्ति, निहितार्थ कि इसमें क्या गूढ़ अर्थ निहित है उसको पता करना। निर्णय, निर्णय मतलब कंक्लूजन, ठीक है। फिर आता है प्रसंग, प्रसंग है कॉन्टेक्चुअल रिसेसमेंट, रीस्टेटमेंट, ठीक है। फिर है एकांत, एकांत मतलब डेफिनेटिव स्टेटमेंट, निश्चित बयान। अनेकांत, नॉन डेफिनेटिव स्टेटमेंट, अनिश्चित बयान। अपवर्ग, एक्सेप्शनल स्टेटमेंट, अपवाद बयान, ठीक है। फिर विपर्यय, कंट्ररी स्टेटमेंट यानी विपरीत बयान देना, विपर्यय मतलब। पूर्व पक्ष, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन, आक्षेप पूर्वक प्रश्न, ठीक है। विधान, सिस्टमेटिक इंटरप्रिटेशन, व्यवस्थित व्याख्या। फिर आता है अनुमत, कंसेशन, व्याख्यान, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। संशय, डाउट। फिर आता है अतीत वेक्ष कि बीती हुई बातों का पुनः विचार करना, रिट्रोस्पेक्टिव रेफरेंस। फिर है अनागत अवेक्ष यानी प्रोस्पेक्टिव रेफरेंस, संभावित संदर्भ। स्वसंज्ञा, टेक्निकल टर्म्स, ऊह्य, डिडक्शन, समुच्चय, कलेक्शन। निदर्शन यानी मूर्ख और वैद्य दोनों व्यक्ति जिस उदाहरण द्वारा सुखपूर्वक विषम विषयों को समझे वैसा निदर्शन होता है। निर्वचन, निश्चित रूप से बताने को निर्वचन कहते हैं। संनियोग, इंजंक्शन यानी आदेश या अवश्यंभावी कर्तव्य, ठीक है। फिर है विकल्प, विकल्प क्या है? अल्टरनेटिव स्टेटमेंट, ठीक है, कि अल्टरनेट अपन को मिल गया, अल्टरनेट विकल्प को बोलते हैं अपन। फिर है प्रत्यसार, प्रत्यसार प्रत्युत्सार क्या होता है? पक्ष और प्रतिपक्ष के वाक्यों में उक्ति को सिद्ध प्रमाणों द्वारा बताना, परस्पर वैमत्य को दूर करना प्रत्युत्सार कहलाता है, ठीक है। उद्धार, उद्धार मतलब पुनः पुष्टि कि शास्त्र में प्रत्याख्यान रूप से प्रश्न का समाधान का नाम उद्धार है, ठीक है। फिर आता है संभव, संभव होता है सोर्स ऑफ ओरिजिन कि किसी वचन के न कहने पर भी प्रमाणतः उसका प्रतिपादन हो जाना, उसे संभव कहते हैं, ठीक है। इसको अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे जो है, शुरुआत करते हैं अधिकरण से। अधिकरण जो है प्रधान जो अपना है अंतंत्र युक्ति। जब अगर क्वेश्चन आ जाए पीजी में कि चरक के अनुसार प्रधान तंत्र युक्ति बताइए, तो प्रधान तंत्र युक्ति वो है अधिकरण। तो अधिकरण क्या है कि जिस प्रधान अर्थ या विषय को लेकर अन्य विषय में भी प्रतिपादन किया जाता है उसे अधिकरण कहते हैं। जैसे रस या दोष, आयुर्वेद में रस को प्रधान मानकर उसके अनुसार सारी चिकित्साओं का निर्देश किया गया है। दोष को प्रधान मानकर सारे रोगों की उत्पत्ति मानी गई है। यह उदाहरण है कि अधिकरण मतलब जो वहाँ पे डोमिनेंट या प्रधान विषय है, जो मेन सब्जेक्ट है, उसको अपन बोलते हैं अधिकरण, ठीक है। जैसे कि सभी जो उपचार हैं अपन उसमें रस जरूर देखते हैं कि जैसे वात पित्त, वात बढ़ा हुआ है तो अपन कौन सा रस देंगे? मधुर अम्ल लवण। पित्त बढ़ा हुआ है तो कौन सा रस देंगे? तिक्त कषाय मधुर, ठीक है। तो इस प्रकार जो है रस के अनुसार चिकित्सा का निर्देश है। फिर अपन कोई रोग होगा तो उसमें अपन क्या देखेंगे? दोष दूष्य सम्मूर्जना, पहले दोष देखेंगे कौन सा दोष यहाँ पे कुपित हुआ है, उसके अकॉर्डिंग फिर चिकित्सा होगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना अधिकरण। अधिकरण में आगे क्या दे रखा है? जैसे चरक संहिता के प्रारंभ में यह बताया गया है कि विघ्न रूप रोग उत्पन्न होने लगे तो रोग को ही प्रधान मानकर उसे दूर करने के लिए महर्षियों ने एक बहुत बड़ी सभा हिमालय के पार्श्व में हुई, ठीक है। विघ्न स्वरूप रोग को ही प्रधान रूप मानकर चर्चा की गई। उसे दूर करने के लिए इंद्र के पास भरद्वाज को भेजा और संपूर्ण आयुर्वेद का उपदेश प्राप्त कर आयुर्वेद का विस्तार किया। इसमें प्रधान अधिकरण विघ्न स्वरूप रोग का होना है, अथवा हर व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति ज्वर से पीड़ित है उस समय यह कहना कि ज्वरावस्था में किसी भी प्रकार
का अन्न सेवन नहीं करना चाहिए। यह अन्न का त्याग ज्वर के अधिकरण में किया गया है, यानी रोग के अधिकरण में किया गया है। ठीक है, यह 6 पदार्थ के ही अधिकरण में आयुर्वेद का दर्शन प्रारंभ हुआ, इसलिए 6 पदार्थ अधिकरण है। षड पदार्थ कौन से हैं? सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायम तज ज्ञातवा। ठीक है, तो ये जो है 6 अपने क्या हो गए पदार्थ, इनको अधिकरण माना जाता है। इन्हीं के इर्द गिर्द जो है आयुर्वेद चलता है। ठीक है, अधिकरण मतलब प्रधान। फिर अपना अगला आता है योग। योग क्या है? जिससे वाक्यों का योग किया जाता हो। ठीक है, जैसे अलग अलग रहने वाले पदों को एक में मिलाना योग कहलाता है। जैसे घृत भाविते दृढ़े कुंभे स्थाप्याम, इन अलग अलग रहने वाले पदों को एकत्र कर देना ही योग है। इसे अन्वय भी कहा जा सकता है। योग अपन कह सकते हैं, जैसे कि अपन कोई रसायन योग या वाजीकरण योग देखते हैं अपन, तो क्या करते हैं उसमें अनेक जो द्रव्य हैं उनके चूर्ण या फिर जो भी स्वरस वगैरह क्वाथ वगैरह है उनको मिक्स करते हैं, एक साथ योग करते हैं, उनको जोड़ते हैं, तभी तो योग कहलाता है। तो वही यहाँ पे अर्थ है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब आता है हेत्वर्थ। तो हेत्वर्थ क्या है? अन्य स्थान पर कहे हुए वाक्यों के आधार पर अन्य वाक्यों को सिद्ध करना हेत्वर्थ कहलाता है। जैसे जल से मिट्टी का पिंड गीला होता है, यह कहने से यह भी कहा जाता है कि इसी तरह इसी तरह उड़द जो है दूध आदि के सेवन से व्रण गीला हो जाता है या पूया युक्त हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे और आगे इसको रिफाइन किया है कि इस वचन से सामान्य गुण के अभ्यास से वात पित्त कफ उन तीनों गुणों की वृद्धि को देखकर यह समझ लेना कि रस रक्त आदि धातुओं की भी वृद्धि इनके समान गुण वाले द्रव्यों के अभ्यास से हो सकती है। तो यहाँ पे यही है हेत्वर्थ क्या है कि जैसे सामान्य और विशेष जो कारण होते हैं उनसे क्या होता है कि जो है दोषों की स्थिति में परिवर्तन होता है। कि जैसे सामान्य का सेवन करेंगे तो ये नीत है, इसका अर्थ निश्चित है कि भैया सामान्य सेवन करेंगे तो वृद्धि होगी। जैसे वात अगर है ना, जैसे आपके बढ़ानी है तो अपन क्या करेंगे उसके समान यानी कटु तिक्त कषाय का सेवन करेंगे। ठीक है, उसको बढ़ाने वाले द्रव्यों का सेवन करेंगे। पदार्थ, पदस्य पदयो पदानाम व अर्थ है पदार्थ है। ठीक है, सूत्र या पद रूप में जो अर्थ कहा जाए उसे पदार्थ कहते हैं। एक या दो या बहुत अधिक पदों से अर्थ का नाम पदार्थ है। इसकी संख्या जगत में अगणित है। ठीक है, वैसे चरक ने कितने माने? षड पदार्थ। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। फिर प्रदेश। प्रदेश क्या है कि किसी एक बात का उदाहरण देकर यह व्यक्ति पहले यह कार्य कर चुका है इसलिए यह भी कार्य कर लेगा। जैसे देवदत्त वैद्य ने मोहन का व्रण अच्छा किया था इसलिए सोहन के पैर का व्रण भी अच्छा कर देगा। अर्थात अत्यंत मैथुन करने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें शुक्र मांस और बल को देने वाली वस्तियाँ, जिन स्त्रियों को संतान नहीं होती है उन्हें भी ये वस्तियाँ संतान देने वाली होती हैं। ठीक है, समझ में आई ये बात आपको कि जैसे अपने एक काम जो पूर्व में कर चुका है उस पर अपन को भरोसा था ना कि हाँ ये पहले कर चुका है तो ये अब भी कर लेगा, तो ये प्रदेश हो गया एक तरह का। ठीक है, समझ में आई आपको। फिर आता है उद्देश्य। उद्देश्य क्या है कि संक्षेप में जो कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। कि सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायम च तज्ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमास्तथा। यहाँ संक्षेप में ही छड़ पदार्थों का जो है वर्णन किया गया है। इस अथवा ज्वर 8 प्रकार का होता है, अतिसार 6 प्रकार का होता है। इस संक्षेप वचन का नाम क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, उद्देश्य है। निर्देश। निर्देश क्या है? कादिन्य आत्मा मन है कालो दशस्य द्रव्य संग्रह। यहाँ द्रव्य विस्तार बताया गया है। 8 ज्वरों का, 6 अतिसारों का अलग अलग कारण लक्षण आदि का वर्णन करना क्या है? निर्देश कहलाता है। जैसे कि आपने सारे सूत्रों में पढ़ा होगा कि अब मैं इस रोग का निर्देश करने जा रहा हूँ या इस रोग के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ। ठीक है, विस्तार वचनम निर्देश है, यानी विस्तार पूर्वक जो बताया जाता है उसको निर्देश बोला है। फिर है वाक्य शेष। यद पदेनानुक्तेन वाक्यम समाप्यते स वाक्य शेष है, यानी जिस पद को नहीं कहे हुए वाक्य समाप्त कर दिया जाए वह वाक्य शेष कहलाता है। प्रवृत्ति हेतु भावानाम। इस वाक्य के से में क्रिया शेष रह जाती है, इसमें अस्थि क्रिया वाक्य शेष रह जाता है। तथा जांगल रसई। ठीक है, इस वाक्य में क्या है? मांस का वाक्य शेष रह जाता है। जांगल मांस रसई आना चाहिए वैसे तो, लेकिन ये अपन को क्या है कि अंडरस्टूड है कि भाई ये यहाँ पे रस है, क्या है? मांस का रस होगा। ठीक है, पूरे वाक्य का तात्पर्य क्या है? यहाँ पे जंगल पशु पक्षियों का मांस रस।
यहाँ पे मांस कहा नहीं गया है, लेकिन वह वाक्य शेष है। यानी मैं जाता हूँ, यहाँ पे क्या है, कहाँ जाता हूँ यह नहीं बताया गया, पर यदि घर जाने का तात्पर्य है तो वह वाक्य शेष है। वाक्य शेष मतलब आपने वो चीज़ वाक्य में जोड़ी नहीं है, लेकिन उसका मतलब यही है कि है ना, आप वो कार्य कर रहे हो। जैसे कि मान लो कि आपका एक दोस्त है, आपको पता है कि वो आज है ना सेमिनार अटेंड करने जाने वाला है, तो वो क्या है, जाने से पहले आपको बोलता है मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो इससे आप अंडरस्टूड है आपके लिए कि हाँ भाई ये टाइम हो गया इसका सेमिनार का, तो ये सेमिनार ही जाएगा। तो आप बोलोगे ठीक है भाई जा। तो ये वाक्य शेष कहलाता है कि हाँ उसने बोला नहीं कि वो सेमिनार जा रहा है, लेकिन आप समझ गए, ठीक है। तो ये वाक्य शेष है, मतलब नहीं कहने के बाद भी उसकी जो क्लियरेंस हो जाती है। फिर आता है प्रयोजन। प्रयोजन क्या है, यद अर्थे शास्त्रादि प्रवर्ते तत्प्रयोजन, कि जिसके लिए शास्त्र की प्रवृत्ति हुई है उसे प्रयोजन कहते हैं। जैसे आयुर्वेद का प्रयोजन अपन को पता ही है, ठीक है। इस प्रकार जो है प्रयोजन को अपन ने जाना है। फिर आता है उपदेश। उपदेश क्या होता है, एवमित्य उपदेश है, ऐसा कार्य करना चाहिए, इसे उपदेश कहते हैं, ठीक है। उपदेश मतलब जो अपन को कार्य करने का बात बताई जाती है कि जैसे स्नेह का प्रयोग पहले करना चाहिए, इसके बाद स्वेदन का प्रयोग करना चाहिए, है उपदेश है, ठीक है। आप्त व्यक्तियों के अनुशासन का नाम उपदेश है। ये चीज़ें आप याद रखना। फिर अपदेश, अनेन कारणेन अत्य अपदेश है, कि लोक प्रसिद्ध कारण से यह कार्य होता है, इसलिए इसे अपदेश कहते हैं। जैसे मधुर द्रव्यों के सेवन से कफ की वृद्धि होना अपदेश कहलाता है, ठीक है। अपदेशो नाम यत प्रतिज्ञातार्थ साधनाएं हेतुर्वचनम, कि प्रतिज्ञात विषय की सिद्धि के लिए दूसरे हेतु को बताना, ये क्या है, अपदेश कहलाता है। कि प्रतिज्ञात कार्य, अब कफ की वृद्धि एक प्रतिज्ञात विषय है, ठीक है। अब कफ की वृद्धि के लिए अपन क्या कर रहे हैं, मधुर द्रव्य का सेवन कर रहे हैं, ये अपन एक कारण बता रहे हैं कि हाँ भाई इस कारण से कफ की वृद्धि हो रही है, अन्य कारण, ठीक है। तो ये अपने याद रखने वाली बात है। फिर आता है अतिदेश। तो प्रकृते नान आगत्य साधनम अतिदेश है, कि प्रकृति में उपस्थित कार्य को अनागत विषयों द्वारा सिद्ध करना। जैसे सद्वाक्य से क्रोध से उत्पन्न ज्वर शांत हो जाता है, ठीक है। सद्वाक्य अच्छे वचनों से जो है या शांत रहने से जो है क्रोध से उत्पन्न ज्वर शांत हो जाता है। सुश्रुत ने बताया कि इस कारण से इस व्यक्ति के वायु ऊपर जा रही है, अतः उदावर्त रोग होगा, ठीक है। अतः अतिदेश, यह अतिदेश का उदाहरण है कि भाई सुश्रुत बोल रहा है कि हाँ भाई ये आप जो कर रहे हो, ये कारण जो है, ये आप वातवर्धक आहार विहार ले रहे हो, इसके कारण क्या हो रहा है, आपकी वायु ऊपर जा रही है, उदावर्त, इससे उदावर्त रोग हो रहा है, ठीक है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि हाँ भाई ये काम मत करो, ये आपको नुकसान करेगा, ठीक है। इस कार्य करने से वो केवल इंडिकेट करें कि हाँ आपने ये काम किया है इसलिए आपको उदावर्त रोग हो रहा है, ठीक है। फिर अर्थापत्ति, कि जो बात नहीं कही गई हो, जो वस्तु कभी नहीं कही गई हो, उसे भी समझ लेना क्या है, अर्थापत्ति है। मतलब जिस अर्थ का निर्देश न किया गया हो उस अर्थ को भी बलात् प्रतीति होना अर्थापत्ति कहा जाता है। जैसे मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता है, तो इससे यह बात क्या है, बलात् सिद्ध हो जाती है कि वो अवश्य ही रात में खाता होगा, क्योंकि अगर नहीं खाता रात में तो वो मोटा हो ही नहीं सकता था, ठीक है। अगर मान लो वो दिन भर में कुछ नहीं खाएगा, कई दिनों तक नहीं खाएगा, तो धीरे धीरे उसकी धातुएं क्षीण होती है और वो क्या होता है, जो है कमज़ोर होता, उल्टा मोटा नहीं होता। तो वो यहाँ पे बता रखा है कि वहाँ भाई दिन में नहीं खाता, तो इसका मतलब वो रात को खाता होगा, तभी उसके जो है वजन बढ़ रहा है, ठीक है। कुछ लोग अर्थापत्ति या अर्थ प्राप्ति इन दोनों को एक ही मानते हैं, पर यह उचित नहीं है। अर्थ प्राप्ति का लक्षण अलग है कि जहाँ एक अर्थ को कहने से दूसरे नहीं कहे गए अर्थ को भी जान लेते हैं, वो अर्थ प्राप्ति है। जैसे कि यह रोग संतर्पण साध्य नहीं है, यह कहने पर अर्थापत्ति होती है कि अर्थ प्राप्ति होती है कि यह अपतर्पण साध्य है, ठीक है, ये चीज़ है। फिर उसके बाद है यह व्यक्ति दिन में नहीं खाएगा, यह कहने पर अर्थ प्राप्ति होती है कि यह रात में खाएगा, ठीक है। फिर है अर्थापत्ति में क्या है कि यह व्यक्ति दिन में नहीं खाता, रात में खाएगा, तो मोटा हो ही नहीं सकता, ठीक है, रात में नहीं खाएगा। तो उसके मोटेपन को देखकर तथा दिन में नहीं खाना, इस वाक्य को सुनकर बलात् कल्पना करनी पड़ती है कि वह रात्रि को खाता है, ठीक है। अर्थ प्राप्ति और अर्थापत्ति में दोनों में अंतर है ये, ठीक है। अर्थापत्ति में अपन यहाँ पे दूसरे लक्षण भी साथ में देखते हैं, जैसे यहाँ पे मोटेपन को साथ में देखा तो उससे अपन को कंफर्म यही लगा कि हाँ भाई ये
दिन में नहीं खाता तो रात्रि में तो खाता ही होगा। ठीक है। और अर्थ प्राप्ति क्या है कि हाँ भाई ऑपोजिट मीनिंग ये हो सकता है कि ऐसा होता हो। ठीक है। जैसे अगर ये रोग संतर्पण से साध्य नहीं है तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि अपतर्पण से साध्य होता हो। ठीक है, उसकी विपरीत चिकित्सा से। तो यहाँ पे ये अर्थ प्राप्ति और अर्थापत्ति में अंतर हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर अगला है निर्णय। निर्णय क्या है कि किसी विचार पूर्वक अर्थ की स्थापना करना निर्णय कहलाता है, कंक्लूजन। जैसे कि आपने फल मात्रा सिद्धि में पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें अंत में कंक्लूजन आत्रेय निकाला था कि भाई मदन फल श्रेष्ठ है। तो सबने विचार किया पहले, किसी ने किसको श्रेष्ठ बताया, किसी ने किसको श्रेष्ठ बताया। इन दी एंड आत्रेय ने सबके बारे में डिटेल में बताते हुए हाँ भाई यह काम अच्छा करता है, इक्ष्वाकु ये काम अच्छा करता था, हमारा गाँव ये काम अच्छा करता है, वत्सक ये काम अच्छा करता है, कृतवेदन ये काम अच्छा करता है, पर मदन फल जो है सर्व रोग नाशक होने का कारण श्रेष्ठ है। तो ये क्या हो गया, निर्णय निकाल दिया उन्होंने। और फिर बाद में जब निर्णय कब कहलाता है, जब बाकी सब ने भी उसका सपोर्ट कर दिया, हाँ हाँ गुरुजी आप सही कह रहे हैं, ठीक है ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया अर्थ मतलब निर्णय, निर्देश। ठीक है, फिर आता है अपना प्रसंग। प्रसंग क्या है कि अन्य प्रकार को बात करना, कि हाँ भाई जैसे कोई प्रसंग आ गया अपना बीच में कि हाँ भाई अपन किसी टॉपिक पे बात करें, अचानक से उससे रिलेटेड प्रकरणवश क्या है जो है दूसरे चैप्टर का जो है प्रसंग कोई आ जाता है। ठीक है, जैसे कि अपन बात कर रहे हैं कि है ना यहाँ पे कफ की वृद्धि हो रही है तो अपन को कफ शामक चिकित्सा करनी है, तो अपने दिमाग में प्रसंग आ जाता है कि हाँ भाई आपने ये चीज़ पहले भी पढ़ी हुई है। क्या पढ़ी हुई है कि सर्वदा सर्वभावानाम सामान्य वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च। तो यहाँ पे क्या है, विशेष कारण होना चाहिए, यानी अगर कफ की वृद्धि उधर हो रही है तो कफ शामक द्रव्यों का प्रयोग करना क्या है, विशेष है। ठीक है, तो इसलिए जो यहाँ पे औषधियाँ काम आएंगी वो विशेष औषधियाँ काम आएंगी। तो ये प्रसंगवश आपको चीज़ याद आ गई। ठीक है, ये चीज़ है प्रसंग के बारे में। फिर आता है एकांत। एकांत मतलब जो निश्चित रूप से डेफिनेटिव जो स्टेटमेंट है, निश्चित स्टेटमेंट है, जैसे कि त्रिव्रत है जो विरेचन करता है, ये डेफिनेट बात है, मदन फल अवश्य ही वमन कर जाता है। ठीक है, अनेकांत हो गया। अनेकांत में क्या है कि किसी स्थान पर भिन्न रूप में कहना या किसी स्थान में उससे भिन्न रूप में कहना, यह अनेकांतवाद है। इनडेफिनेट कि जैसे द्रव्य प्रधान है, कोई रस कोई वीर्य कोई विपाक को प्रधान मानते हैं, अथवा कचित सजातीय और कचित अन्यथा अनेकांतिक, मतलब कहीं अपने पक्ष की बातें कहीं विपक्ष की बातें करना अनेकांत कहलाता है। ठीक है, मतलब अनेकांत मतलब यही है कि उसका कोई स्पेसिफिक है ना जो है मतलब है ना, एक जना अलग बात मान रहा है दूसरा अलग बात मान रहा है, कोई एक स्पेसिफिक जो सिद्धांत है वो फिक्स नहीं है उसका। ठीक है, तो वो हो गया अनेकांत। उसके प्रति मतलब जो भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो क्या है, फिक्स नहीं है, बार बार बदल रही हैं। ठीक है, जैसे कि एलोपैथी है वो बार बार उसके क्या है हर 5 से 10 साल में क्या है चेंज होता रहता है, कभी कौन सी दवा उसकी फ्लॉप हो रही है, कभी कौन सी फ्लॉप हो रही है, लेकिन आयुर्वेद क्या है शाश्वत है। ठीक है, तो ये है बात। फिर आता है अपवर्ग। अपवर्ग में क्या आ जा गया कि एक बार सामान्य वचन द्वारा सभी वस्तुओं का निर्देश कर उसमें कुछ अंश को पुनः अलग करना क्या है, अपवर्ग कहलाता है। जैसे पहले बताया गया कि बासी अन्न नहीं खाना चाहिए, इस वाक्य में सामान्यतः सभी बासी अन्न का त्याग प्राप्त होता है। पुनः दूसरे में ये बताया जाता है कि मांस हरित शुष्क शाक आदि को छोड़कर बासी भोजन नहीं करना चाहिए। इस वचन से क्या है कि मांस आदि का अपकर्षण कर दिया गया है। जैसे तथा जैसे किसी ने कहा सभी व्यक्तियों को दही दो मगर मोहन को मट्ठा दो, इस वाक्य को सामान्य रूप में दही देना और मोहन को ही प्राप्त था, पर दूसरे वाक्य में उसे अलग कर दिया। ठीक है, समझ में आई ये बात। फिर आता है विपर्य। विपर्य मतलब जो बात कही है उसका विपरीत अर्थ समझना। जैसे मैंने कही कि यार तू थोड़ा कमज़ोर सा लग रहा है, तो चिल्ला के बोलता है अरे तू मेरे को पतला बोल रहा है, तू मेरे को सूखड़ा बोल रहा है, तो वही है उसने गलत मतलब निकाल लिया, गलत अर्थ समझ लिया, विपरीत अर्थ समझ लिया इसका। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ कि भाई तू अक्रश है, मतलब यहाँ पे क्या है कि अब तू स्थूल है उस मतलब से ले लेते हैं। ठीक है, या फिर तू अभीरू है यानी तू डरपोक नहीं है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे वर्णन है। ठीक है, आप समझ गए होंगे ये बात। फिर उसके बाद आगे आता है पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष क्या है कि आक्षेप पूर्वक प्रश्न का नाम पूर्व पक्ष है। ठीक है, कि जैसे जब आत्मा क्रिया रहित है तो
उसकी क्रियाएं कैसे होती है, इसे पूर्व पक्ष कहा जाता है। फिर विधान, विधान के प्रकरण के अनुसार जो बात कही जाती है, जैसे कि अपने रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुष्क, इनका एक स्पेसिफिक क्रम होता है। रसाद रक्तम ततो मांसम, मांसान मेदस ततो अस्थि, अस्तनो मज्जा ततो शुक्रम, शुक्राद कर प्रजायते। तो ये क्रम है, तो उसको बताना, क्रम को बताना ही विधान है। ठीक है, जो धातु निर्माण है उसका ये विधान है। फिर अनुमत, अनुमत मतलब जिस विचार का क्या है कभी खंडन नहीं हो तो उसे अनुमत बोलते हैं। जैसे कि वो जब संभाषा हुई वहाँ पे फल मात्रा सिद्धि में, तो क्या लास्ट में डिसीजन हुआ कि मदन फल श्रेष्ठ है, तो वो अनुमत हो गया, उसकी अनुमति दे दी कि हाँ भाई मदन फल श्रेष्ठ है। ठीक है, ऐसे ही षड्रस पे जो संभाषा हुई थी उसमें सारे जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी रस माने थे अलग अलग आचार्यों ने, लास्ट में जाके डिसाइड हुआ हाँ षड्रस ही होते हैं, तो वो अनुमत हो गए। ठीक है, व्याख्यान, व्याख्यान मतलब कि अत्यधिक रूप से शास्त्र में अत्यधिक रूप से विषयों का वर्णन करना व्याख्यान कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद संशय, संशय मतलब डाउट, कि यहाँ पे क्या है कि किसी चीज़ में है ना अपन को कोई डाउट होता हो, जैसे कि पुनर्जन्म को लेकर कई डाउट रहते हैं, कई संशय रहते हैं, उनको जब तक क्लियर नहीं किया जाए तब तक वो संशय कहलाते हैं। ठीक है, फिर है अतीतावेक्षण कि बीती हुई बातों पर पुनः विचार करना जो है वो अतीतावेक्षण कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है अनागतावेक्षण कि जो यक्षमा में चिकित्सा में बताया गया है, तो अनागतावेक्षण मतलब जो फ्यूचर में हो सकता है। जैसे कि या आप छत्छीण में पढ़ चुके हैं कि छत्छीण में अगर आप छत्छीण रोग की जो है उसका उपेक्षा करते हैं तो आपके राजयक्षमा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अनागत वेक्षण है। फिर है स्वसंज्ञा, स्वसंज्ञा मतलब क्या है कि जो व्यवहार में नामकरण किया जाता है शास्त्रों से भिन्न, उसे स्वसंज्ञा कहते हैं। जैसे घी तेल को यमक, घी तेल वसा को त्रिव्रत कहा जाता है, घी तेल वसा मज्जा को महान कहा जाता है। त्रिफला, त्रिकटु, जंतक स्वेद, होलाक स्वेद आदि आयुर्वेद में व्यवहार के लिए नामकरण किए गए हैं। ठीक है, मिश्रगण जितने भी आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। ऊय, ऊय मतलब कि कोई भी बात अगर शास्त्र में बताई गई हो, न बताई गई हो, उनको तर्क द्वारा समझ लेना क्या कहलाता है, जो है ऊय कहलाता है। ठीक है, फिर है समुच्चय, समुच्चय मतलब ग्रुप हो गया, आप ये जानते हैं। निदर्शन, निदर्शन मतलब जो ऐसी बात हो कि वो सुनने पे क्या है कि दोनों तरह के समुदाय या तीनों तरह के समुदाय, जैसे कि हीन बुद्धि, मध्यम बुद्धि और प्रवर बुद्धि, यानी मूर्ख हो गया, मध्यम हो गया और विद्वान हो गया, तीनों को जो है समझ में आ जाए सुखपूर्वक, तो ऐसी बात अगर कही जाती है तो उसे निदर्शन कहते हैं। निर्वचन क्या है, निश्चित रूप से बताने वाला वचन। ठीक है, निश्चितम वचनम निर्वचनम, इसमें क्या है कि आयुर्वेद के अध्ययन से आयु का लाभ होता है, यह निश्चित है। ठीक है, इसलिए तो आयुर्वेद कहा गया है, तो इसको निर्वचन बोलते हैं। फिर आता है संनियोग, संनियोग क्या है, जो अवश्य कर्तव्य होगा उसे संनियोग कहते हैं। जैसे कि जैनताक स्वेद में बताया गया है कि रोगी जब स्वेद के लिए कुटी में प्रवेश करता है तो चिकित्सक यह संनियोग करता है या आज्ञा करता है कि तुम्हें पसीना आदि हो जाए, मूर्छा हो जाए तो तुम पिंडिका का त्याग मत करना आदि। ठीक है, तो ये अपन आदेश दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं वो रोगी को, तो संनियोग है। विकल्प, विकल्प का जैसे यह औषध जल से पीना है, दूध से लेना है। ठीक है, विकल्प अपन बता देते हैं ना कि जैसे सीतोपलादी है, सीतोपलादी मधु से लेना। अब किसी को मधु से एलर्जी हो या किसी को मधु पसंद ही नहीं हो तो उसको लास्ट में जाके बोल देता है वैद्य कि ठीक है भाई मधु से नहीं लेना तो क्या करना, तुम्हें गर्म पानी से लेना है। ठीक है, तो ये विकल्प हो गया। प्रत्युत्सार, प्रत्युत्सार क्या है कि पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के वाक्यों की उक्ति को सिद्ध प्रमाणों के द्वारा बताना और परस्पर वैमत्य को दूर करना क्या है, प्रत्युत्सार कहलाता है। प्रत्युत्सार या अपन जो संभाषाएं करते हैं उसमें हो जाता है अपने कि कोई डिसीजन पे आता है उससे पहले जो चर्चाएं होती हैं सबूतों के आधार पर, ठीक है, जो बातों के आधार पर, आप्तोपदेश के आधार पर जो अपने चर्चाएं होती हैं उन सभी को क्या बोलते हैं अपन, प्रत्युत्सार। ठीक है, फिर उद्धार आ गया। उद्धार मतलब क्या है कि जो शास्त्र में प्रत्याख्यान रूप में प्रश्न का समाधान का नाम उद्धार है, कि चिकित्सा करने पर भी रोगी मरते हैं जीते हैं, और चिकित्सा न करने पर भी रोगी मरते हैं और जीते भी हैं। तो चिकित्सा न करना और करना दोनों एक ही समान है। इस प्रकार प्रत्याख्यान रूप में प्रश्न करने से आचार्य ने उसका उद्धार किया है कि असाध्य रोग की चिकित्सा नहीं है और जो साध्य है उनमें बिना चिकित्सा के लाभ नहीं होता है। ठीक है,
साध्य रोगों की चिकित्सा है, न कि असाध्य रोगों की। इस प्रकार का निर्देशन का नाम ही उद्धार है। समझ में आ गई आपको ये बात। फिर लास्ट में संभव। संभव क्या है? यस्मिन उपदिष्टे उपपत्ति रूपद्यते से संभव है, यानी जिस वचन के न कहने पर भी उसका प्रमाणतः प्रतिपादन हो जाए वह संभव कहलाता है। जैसे दुष्ट रक्त को दूर कर देने से शीघ्र ही राग व वेदना से शांति होती है। यहाँ दुष्ट रक्त का निकालना बताया गया है। ठीक है, दुष्ट रक्त निकालने के लिए अलाबू, जलोगा, श्रृंग, शिरावेद आदि अनेक उपाय किए जाते हैं। इन उपायों में जो उपाय वातादि दोष के अनुसार संभव हो वहाँ पे किया जाता है। जैसे पित्तज विकृति में जलोका, कफज में अलाबू, वातज में श्रृंग आदि का से ही संभव किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे 36 तंत्र युक्तियों का वर्णन अमन ने पढ़ लिया है। इस प्रकार से हमारा आज का ये टॉपिक पूरा हो गया। 36 तंत्र युक्तियाँ हालांकि थोड़ी डाउटफुल हैं। आपको कोई भी तंत्र युक्ति समझ में नहीं आई हो अगर, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें ताकि हम आपको ये चीज़ क्लियर कर सकें। ठीक है, अगर आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तभी हमें पता लगेगा कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं। इस प्रकार हमारा जो है सिद्धि स्थान आज कंप्लीट होता है। ठीक है, मिलेंगे फिर हम कभी वापस। तो आज के लिए इतना ही है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। ठीक है, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आए प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। उससे क्या है, आपको ही फ़ायदा है। अगर आप वीडियो देख लेते हैं, वापस पढ़ते नहीं हैं चीज़ों को, ठीक है, बुक उठा के नहीं देखते हैं, फिर उसके बाद आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप वो पूछ भी नहीं रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी ये पढ़ना इतना टाइम लगाना सब वेस्टेज है। ठीक है, काम कब आएंगी ये चीज़ें? जब आप सच में उस चीज़ को पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारा यही मोटो है कि आपको फ्री में अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके आयुर्वेद से रिलेटेड। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, मानता हूँ मैं कुछ चीज़ें मैंने भी आपको मिस की होंगी या ढंग से नहीं पढ़ा पाया होऊंगा, तो उसको आपको समझना है और आपको कोई भी डाउट हो वो पूछना है। ठीक है, डाउट पूछेंगे तभी आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। डाउट ज़रूर पूछें। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।